बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट सुहेब महमूद भट्टी और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स टुडे। नाज़रीन, आज बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ जानिब से। अगर सियासी हलकों की बात करें, वहाँ भी एक गहमा गहमी और बेयकीनी का आलम है। आज के दिन इमरान खान की चेयरमैन पीटीआई की होने वाली गिरफ्तारी और स्पेशली इलेक्शन कमीशन के हवाला से देख लें कि केस के जो डिसीजंस आए हैं वो क्या कहते हैं। और स्पेशली आप देखें, मुश्तरका मफादात काउंसिल जो है उसका जो एक एलामिया जारी हुआ है जिसके तहत फ़ैसला किया गया है कि आने वाले इलेक्शंस जो हैं वो तकरीबन 3 से 4 माह आगे जा सकते हैं। नई हल्का बंदियों की जो है ना उसके मुताबिक होने चाह रहे हैं। और जो कोलिशन गवर्नमेंट ये जो बनी हुई है, ये कोलिशन गवर्नमेंट उनको साथ लेकर चलना चाह रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तरह के उबहाम आवाम में भी और हमारे देखने और सुनने वाले जो लोग हैं उनमें पाए जाते हैं कि आया कि इलेक्शंस लेट हो रहे हैं या क्या। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया इस वक्त हमें इश्तियाक गोंदल साहब। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एंकर पर्सन हैं और हम उनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर अहमद एडवोकेट साहब जो हैं, मुनीर रांझा साहब जो बेसिकली हमारे साथ मौजूद हैं। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और कानूनी पहलू इसके ये जो आज दो इश्यूज़ हैं इस पर हम बात करेंगे। तो ओवर टू यू मिस्टर इश्तियाक गोंदल साहब। सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। आज मुझे ये बताइएगा कि ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास हुआ है, इस पर डिसीजन ये हुआ है कि आप इलेक्शंस जो हैं उनको, जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट है, अगर आप बढ़ाते हैं उसका दौरानिया, तो मरदमशुमारी के जो है कंप्लीट होने के बाद उसके नई हल्का बंदियाँ एक्चुअली होने के बाद किए जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं सर, अंदर की खबर है क्या? तो आपने अपने इंट्रो के अंदर कहा, इसके हवाले से आपने बताया ये जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का एक मुत्तफिका फैसला है और उन्होंने कहा कि नई मरदमशुमारी जो है उसके नताइज के हवाले से उन्होंने एक मुत्तफिका तौर के ऊपर मंजूरी दी है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो 90 दिन की आईनी मुद्दत थी जिसके अंदर इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाना था, अब इसके अंदर 90 दिन की बजाय 2.5 माह का मजीद जो है वो इजाफा हो सकता है। अभी बज़ाहिर देखा जाए तो कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं, जो एक दर्जन से जायद जमातों का एक मिक्स है, 4 से एक मिक्स मुरब्बा नजर आ रहा है, वो तमाम तर इस फैसले के ऊपर जो है ना मुत्तफिका तौर के ऊपर हामी भरते और वो कहते हैं कि हम इससे इत्तफाक करते हैं। लेकिन इस सिलसिले में गालबन लगता यह है कि पीडीएम भी इख्तलाफात का और अंदरूनी तौर के ऊपर टूट फूट का शिकार है। और अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें तो श्री रहमान ने भी इस हवाले से बात की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि नई हल्का बंदियों पर इंतखाबात करने का जो अमल है, उन्होंने कहा है इसको इल्तवा की साजिश का नाम दिया है। यानी कि ये एक साजिश की जा रही है जिसके नतीजे के अंदर जो हमारा निगरान सेटअप होगा उसके अंदर उसकी मुद्दत के अंदर इजाफा हो जाएगा। तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि इस हवाले से पीडीएम के दरमियान भी इख्तलाफात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं इसके अमल को मुकम्मल करके 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन नून लीग का जो माइंड सेट है या जो उनके ज्यादा करीबी है वो गालबन ये समझते हैं कि निगरान सेटअप जो है वो ज्यादा अरसे के लिए चले। और बहुत दिनों से ये बातें हो रही थी कि जो पीडीएम है वो नहीं चाहती कि अभी इस सूरत के अंदर इंतखाबी अमल के अंदर जाया जाए, वरना हमें सियासी तौर के ऊपर जो है वो नुकसान होगा। तो अब बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो कहा जा रहा था कि निगरान सेटअप को तूल दिया जा सकता है, अब इस हवाले से अमली तौर के ऊपर इकदाम नजर आना शुरू हो गए हैं। जी गोयल साहब, क्या समझते हैं कि क्या आने वाले ये जो दिन हैं ये बड़े अहम नहीं होंगे इस हवाला से भी कि एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू देखा जाए कि आया इलेक्शंस के लिए इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसका सेटअप मतलब जो डिसाइड हुआ था कि एटलीस्ट 9-10 अगस्त तक जो है वो आ सकता है। तो क्या अभी आज होने वाली जो मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट्स हैं उसके बाद क्या दोबारा भी आप समझते हैं कि वाकई 9-10 तारीख को ये गवर्नमेंट जो है अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है? हाँ, इस चीज के तो इम्कानात हैं कि ये तो असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, लेकिन इसके बाद जो निगरान सेटअप आएगा वो ज्यादा तवील अरसे के लिए चल सकता है। वो शायद जो 90 दिन का टाइम पीरियड है उसके अंदर इंतखाबात नहीं होंगे। और बजायर देखा जाए तो मैं कल वहां पे राजा रियाज साहब हैं जो अपोजिशन लीडर है, उनके चैम्बर में बैठा था और वहां पे मेरे करीबी दोस्त भी थे। तो हमने उनसे पता किया कि ये कोई सियासी बंदा जो है वो निगरान प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ रहा है, निगरान वजीर आजम के तौर पे। वो काफी जो है हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 3 नाम जो है ना वो आगे भेजे हैं, जिनमें से 2 नाम मुमकिन तौर के ऊपर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के हैं
और एक उन्होंने मौशी एक्सपर्ट का भेजा है जिसका तकरीबन 15 से 20 साल का तजर्बा है। तो बजाहिर वहां पे कुछ और लोगों से भी पार्लियामेंट के अंदर बात हुई, तो बजाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि वो जो बात की जा रही थी, इसाक डार का नाम सामने आया, फिर शाहिद खान अब्बासी का नाम सामने आया, इस हवाले से कुछ और नाम भी सामने आए। तो अब ऐसा लगता है कि कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या कोई मौशी एक्सपर्ट जो है वो पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब होगा निगरान सेटअप के लिए, और वो जो निगरान वजीर आजम बनेगा वो 90 दिन नहीं बल्कि इससे ज्यादा अरसे के लिए जो इक्तदार के मजे ले सकेगा। कोई अंदर का नाम नहीं आपको कंफर्म हुआ, पता चला कि भाई ये जो है वो ये शख्सियत जो है इसको निगरान सेटअप में लेकर आ रहे हैं एज ए वजीर आजम, अच्छा, एज प्राइम मिनिस्टर? बड़े मजे की बात है ना, वो जीडीए की है सायरा बानो, वो आजकल बड़ी इन मीडिया के ऊपर ना, उस हवाले से उनके साथ बात हुई, हमने बताया कि इस तरीके से जो राजा रियाज है उन्होंने तो कोई 8-9 दिन का जो है ना प्रोसेस मुकम्मल करके तो 3 नाम जो है ना वो फाइनल किए हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कैका लगाया और उन्होंने कहा कि नहीं, राजा रियाज को तो अभी तक नाम मिले ही नहीं है। मतलब एक तासर ये पाया जा रहा है कि ये नाम किसी जगह से आने हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने अपने नाम देने हैं, अपोजिशन लीडर ने अपने नाम देने हैं, फिर जो है उसके अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक मिक्स अचार सा नजर आ रहा है। तो बजाहिर अभी तक ऐसा लगता है कि काफी सारे एक नामों की लंबी फहरिस्त आएगी और उसके अंदर से फैसला करना बड़ा मुश्किल होगा, और अभी तक किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन हो सकता है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक या तो वो कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होगा या फिर जो है वो अच्छा गोंदल कोई साहब, इस आज एक इमरान माशी। खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इनकी गिरफ्तारी के बाद सियासी मंजरनामा क्या तब्दील होने जा रहा है और सियासत में क्या हलचल, क्योंकि बड़े हलकों की जानिब से आज के इस वाक़े को भी कंडेम किया जा रहा है, बल्कि ना सिर्फ कंडेम किया जा रहा है बल्कि ब्लैक डे जो है ना वो इसको लोग कह रहे हैं ना। और ख़ास तौर पे इमरान साहब की फ़ैन फॉलोइंग तो मौजूद है ना, उनके लोग चाहने वाले मौजूद हैं, वो एक सियासी पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी और उनकी नहली के बाद सियासी मुल्क का जो मंजरनामा है वो क्या एक तस्वीर जो है क्या पोर्ट्रेट कर रहा है? अच्छा, मैं 2-3 चीजें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप सुनेंगे तो जरा अच्छा है, जरा डिटेल में मैं बात कर सकूंगा। सबसे पहले इमरान खान के ऊपर जो है ना वो लेबल लगाया गया जिसके नतीजे के अंदर आज उनको 3 साल की सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल के लिए नायल करार दिया गया है। लेकिन ये जो घड़ी चोर का मामला है ना, बाहिर अगर उस हवाले से हम बात करें तो 2002 से लेकर अब तक पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ रहनुमा थे उनको हथियार भी मिलते रहे, कीमती जेवरात भी मिलते रहे, गाड़ियां भी मिलती रही, उनका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन घड़ियों का जिक्र है। और 2002 से लेकर अब तक गालबन जो है ना वो अब तक की जो चीजें सामने आई हैं, 1260 घड़ियां जो है वो हमारे हुक्मरानों को जो है वो गिफ्ट मिली हैं। लेकिन उसके अंदर 1259 को आपने अब बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक घड़ी के ऊपर क्यों है? फिर अगर हम बात देखें तो आपको ये बताता चलूं कि 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, और इस दौर के अंदर 1 करोड़ 22 लाख की जो 60 घड़ियां थी वो तोशा खाना से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की। वो जो 60 घड़ियां थी उसका हिसाब किताब कहां पर है? लेकिन सॉरी, उसका तोशा खाना किया था कि आपको चुनाव। इंटरप्ट करूंगा फिर गोंदल अगर साहब, हम बात ये इसी केस से तो नून ये है लीग ना की बात करें कि तो जी, केस तो आप ये कुछ है कि कह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के अंदर गोशवारे जो जमा करवाए 2019 से 20 और 20 से 21, उसके बीच में इन्होंने अपनी ये जो तोशा खाना के हवाला से एक आप उसके अंदर जगह होती है फॉर्म के अंदर, एक जो है ना उसका एक खाना उन्होंने छोड़ा होता है तोशा खाना के हवाला से, वो तफसीलात नहीं दी हैं। मतलब FBR इज समथिंग एल्स। लेकिन अवामी नुमाइंदा जब इलेक्शन के इस फॉर्म बी पे आकर रखता है तो वो अगर वो कुछ छुपाता है दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो होता है ना। तो इसकी जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी या इसका क्या इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ख़ास तौर पे खान साहब की सियासत पे, तो डेफिनेटली वो भी तो चीज़ें हैं ही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रांझा साहब, उनसे जानते हैं। रांझा साहब, मुझे बताइएगा कि क्या ये जो इमरान खान और ये जो तहरीक इंसाफ जो है, क्या ये अपना ये जो तोशा खाना के हवाला से कानूनी जंग है हार चुकी है या सही मानों में इस केस को लिया ही नहीं गया? जी रांझा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक टर्म बड़ी कॉमन सी है जो बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। हमारा मुल्क जो है बुनियादी तौर पे यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो वो बुनियादी तौर पे खत्म हो चुकी है, सलब हो चुकी हुई है। अगरचे मार्शल लॉ डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड नहीं हुआ हुआ, लेकिन अमली तौर पे ये सारा कुछ हुआ हुआ है कि आपके आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं जा रहा है। ये जो तोशा खाना केस है इसकी मिसाल भी कुछ इसी तरह से है
अभी तक बहुत सारे केसेस जो हैं, अपील जो हैं, वो हाई कोर्ट में, कुछ उसने डिसाइड की कल हाई कोर्ट ने, और कुछ अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो ये बहुत उजलत में और बहुत जल्दबाजी में इस केस का फैसला लगता है कि ये मैनिपुलेटेड है, ये इन अकॉर्डेंस विद द लॉ नहीं है। सही। इसके क्या असरात मरतब होंगे इस फैसले के भी, और फिर जहाँ तक हमारे ज़राए बताते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट तक भी जो है वो राब्ता कर लिया गया है और इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा दिया गया है। वहाँ कितने पुरुम्मीद हैं वहाँ से आपको, कि आप समझते हैं कि ये डिसीजन जो है ये पलट सकता है, इनकी जो 5 साल की नाअहली जो है ये ख़त्म हो सकती है, इनका जो जुर्माना है वो ख़त्म हो सकता है, या फिर जो 3 साल की सज़ा? देखिए, जिस तरह का फैसला है, इस फैसले को अगर आप डिटेल में देखते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे कानूनी नकाइस नजर आते हैं। जिस तरह से जितनी उजलत में दिया गया, जिस तरह से तमाम चीजों को मद्देनजर नहीं रखा गया, हायर कोर्ट्स के अंदर जो पेंडिंग केसेस हैं उनको बिल्कुल सिरे से नजरअंदाज कर दिया गया, और जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे कल के डिफेंस का हक दिया जाए और गवाहों को पेश करने की इजाजत दी गई थी, उसका क्या हुआ। फिर दोबारा से तीसरी दफा से केस रिमांड करके ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हुमायूं दिलावर के पास भेजा कि भाई इसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से, काबिल समात होने के हवाले से आप इस कोर्ट के अंदर तो इसको देखा जाए। तो ये देखें, बहुत थोड़े मुख्तसर से वक्त में, और फिर ख्वाजा साहब को जो आर्गूमेंट्स करने होते हैं, हमेशा हमारे पास ये तरीकाकार है कि किसी भी लोअर कोर्ट में अगर किसी वकील का कोई केस लगा हुआ होता है और वो वकील किसी हायर कोर्ट में पेश हुआ होता है, तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस भी है और होना भी ऐसे ही चाहिए, और होता भी ऐसे ही है कि जो लोअर कोर्ट्स होती हैं वो इस बात को ऑनर करती हैं और उनकी अवेलेबिलिटी तक हाई कोर्ट के राय साहब, हाई कोर्ट के फैसला के बाद आज सुबह 8:30 बजे का वक्त दिया गया था वकला को कि वो आए, और फिर उसके जो डिसीजन, जो कल का जो डिसीजन आया था हाई कोर्ट का, उसके मुताबिक वो आकर अपना जो है वो इसका जो इसके मुतालिक देखें कि भाई ये सुना जा सकता है केस के नहीं सुना जा सकता है, काबिल समात है या नहीं। तो वो आज पेश नहीं हुए ना, उनके वकला उस तरह से आए। तो क्या ये समझते नहीं है कि या ये है कि फैसला पहले से हो चुका था और ये गिरफ्तार करना ही करना था हर सूरत में? ये तो बहुत दिनों से, और आपके सारे मीडिया पे ये फैसला जो है इसकी तो बाज़ और ऑलमोस्ट ये फैसला जो है ये तो पहले से रिवील हो चुका हुआ था, और ये तो होना ही था। ये तो इन लोगों ने फैसला करना ही था। आज देखें, जो ख्वाजा साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जब कल के हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए उनके क्लर्क सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर से नामालूम लोग उठा के ले गए। तो ख्वाजा साहब वहां पे बिजी थे, ख्वाजा साहब पहुंच भी गए थे, लेकिन नहीं, ख्वाजा साहब की बात नहीं सुनी गई। और ये फैसला उन्होंने, आज 5 तारीख थी और 5 तारीख को लगता ये है कि ये कोई डेडलाइन दी गई थी जज साहब को, हुमायूं दिलावर साहब को, कि ये 5 तारीख से आगे किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से 5 तारीख से आगे इसको नहीं जाना चाहिए। हालांकि जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, वो तो ये कहता है कि भाई अगर आपको कोई फैसला सुनाना है तो जितने तक अक्यूज आपके सामने मौजूद नहीं होगा आप फैसला नहीं सुनाएंगे। आपको ऐसी क्या इमरजेंसी थी? आप पहले उसके अक्यूज के अरेस्ट वारंट इशू कर देते, उसको किसी भी तरह से गिरफ्तार करवा लेते, केस मंडे तक के लिए पेंडिंग कर लेते, आप अक्यूज को अदालत में आने देते और उसकी अदालत में मौजूदगी की राजा साहब, आज इसी तरह का मिला जुला रुझान रहा। हम पर्सनली ख़ुद भी जो है वो गए लोगों के लिए, लोगों से बात करने के लिए, आवामी सर्वे के लिए। हमने कहा देखते हैं कि भाई लोग क्या कहते हैं, लोगों की राय क्या है। ख़ास तौर पे ये जो आज फ़ैसला आया, इसके बाद भी सियासी बेयकीनी का आलम है, इसको लोगों की ज़बानी सुनते हैं। तो ज़रा सर्वे की रिपोर्ट देखते हैं। हमने सर्वे किया है, चंद लोगों से बात की है, लोग क्या कहते हैं, इसके बाद दोबारा से बात करते हैं इस पर। अनाउंस हो चुका है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो आ रही है। अवाम किस हद तक पर उम्मीद है नए आने वाले इलेक्शन से? अगर तो इलेक्शंस होते हैं सही तरीके के साथ
तो फिर तो जो अवाम की एक्सपेक्टेशंस हैं वो ठीक हो जाएंगी कि शायद आने वाले हालात जो हैं दुरुस्त हो जाएं। लेकिन अगर वैसे ही पावर इस्तेमाल हुई जैसे पहले भी होती है और फिर उसी तरह रहनुमा आए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हालात दुरुस्त हो सकते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं या पैगाम क्या है, ख़ास तौर पे इलेक्शन के हवाला से दूसरे देखने वालों को, सुनने वालों को जो आपका पैगाम सुन रहे हैं, चाहे वो हमारे इस मुल्क के सियासी कायदीन हों, आवाम क्या बताती है, अपना सजेस्ट करती है कि किस तरफ क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? मैं तो यही इनिशिएटिव दूंगा कि अवाम जितनी भी है ख़ास कर अपने गुनाहों से तौबा करे और फिर जो है ना वो दुआ को तरजीह दे ताकि मुल्क के अंदर जो है ना वो खुशहाली आए और हालात दुरुस्त हो जाएं। कि ये ख़ुद खातून भी हैं, घर का निज़ाम चला रही हैं, देख रही हैं, और आजकल के मुल्की हालात में इनकी नज़र क्या है उस पर? जी, बहुत ही बुरे हालात ने, बिल ही नहीं जान छड़ते। 40-40 हज़ार बिल आया तो 35 हज़ार मेरे मियाँ की पिलशन है। तो बहुत ही मतलब कि बहुत भैड़े हालात ने मुल्क के। तो अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आवाम किस हद तक उम्मीद है कि इलेक्शंस के हवाला से कि जनाब इलेक्शंस होंगे तो आवाम की कोई हालत हज़ार बेहतर होगी कि नहीं? जे तो यही रहने तो फिर तो नहीं हो सकती। अच्छा, हाँ जी, फिर नहीं हो सकती। वोट कास्ट करने जा रही हैं अगर इलेक्शन होते हैं तो? नहीं करांगे जी, अच्छा, इस तरह से है। गोंदल साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा काइंडली कि ये जो ये डिसीजन है, इस डिसीजन के बाद ज़मीनी हकाइक क्या बदल दिए जाएंगे या इलेक्शंस के बाद, मतलब जो चीज़ जैसे 2018 के इलेक्शंस में नवाज शरीफ साहब को जिस तरह नाअहल किया गया और उसके बाद उन्होंने किस तरह से तहरीक चलाई, आज देखें वो खुद बैठे हुए हैं। मतलब एक जो माइंड सेट बन चुका है हमारे इस मुल्क के अंदर कि जिसको जेल में डाला जाता है कल को या वो वज़ीर आज़म बन जाता है या फिर सदर बन जाता है। तो क्या ये मतलब बेहतरी का एक सिम्टम है या फिर कुछ और होने जा रहा है? इश्तियाक भाई। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि आपने कहा कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा तासर पाया जाता है कि जिसको जेल में डाला जाता है वो वजीर आजम बन जाता है। जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई उसके बाद वो तो अभी तक वजीर आजम नहीं बने, तो इसका मतलब है ये चीज तो गलत साबित होगी। नंबर एक बात। नंबर दूसरा पॉइंट ये है कि ये जिस हवाले से बात की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब को भी सजा हुई थी, बहुत फर्क है जो नवाज शरीफ को सजा हुई थी उसमें और जो इमरान खान को हुई है वो। नवाज शरीफ साहब को जो नाअहल किया था वो किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बाद नवाज शरीफ के पास तो गालबन कोई उस तरह का रास्ता ही नहीं बचा था जहां पर वो अपील कर सकते। लेकिन इमरान खान को नाअहल किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। उसके हवाले से अभी तक इनके पास हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद रिव्यू है, नजरसानी है। तो वहां से बजाय ऐसा नजर आता है कि इमरान खान को शायद रिलीफ मिल जाएगा। इसलिए इस तरह से भी इन दोनों का आपस में जो है वो कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। फिर तीसरी बात यह है, सबसे पहले आज तक जब से ये 9 मई के अफसोसनाक वाकयात हुए उसके बाद ये पूरी कोशिश की गई कि अवाम का माइंडसेट चेंज किया जाए और किसी भी कीमत पर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसके ऊपर या तो पाबंदी लगा दी जाए या फिर इमरान खान को इस गेम से बाहर रखा जाए। क्योंकि पीडीएम को बुखलाट और उनका जो है ना वो ये समझती थी कि अगर इसी तरीके से वोट डाले तो इमरान खान जीत जाएगा। उसके लिए 250 से ज्यादा मुकदमात का इंदराज हुआ। बताएं कौन से मुल्क की तारीख में ऐसा होता है कि एक शख्स जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था अचानक से 2-3 माह के अंदर अंदर आप देखें कि वो मुकदमात जो है वो 250 तक पहुंच जाए। नंबर एक बात तो बाहर ऐसा नजर आता है कि कोशिश की गई, नहीं हो सका, अब ये तरीकाकार इख्तियार किया गया। और जैसे ये थोड़ी देर पहले जो हमारे दीगर साथी हैं वो जैसे कह रहे थे कि इसकी तैयारियां तो थी, नो डाउट की तैयारियां थी। आप ये देखिए कि जब किसी जज ने फैसला सुनाना होता है किसी को नहीं पता होता कि क्या होता है उसके अंदर। लेकिन सुबह 8:30 बजे से ये जो जज है हुमायूं दिलावर साहब, इनका जो चैम्बर है वहां पे बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। उसके जैसे ही ये इन्होंने फैसला सुनाया, जो इस्लामाबाद पुलिस की आप तेजियां देखें और वहां पे जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो बाकायदा नजर आ रहा है कि ये पहले से प्लानिंग थी, ये पहले से कंफर्म हो चुका था कि ये होना है। और इसी वजह से आपने देखा कि ये सारी काम चंद घंटों के अंदर अंदर पाए तकमील को पहुंच गया। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी लोग 9 मई के वाकयात के बाद जिस तरीके से रिएक्शन आया है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से वो जरूर खौफजदा है, लेकिन हमायत जो है वो इमरान खान के मैं इसी वाला से बात आगे करूंगा। गोंदल साहब मुझे बताएं कि 2023 में अगर इलेक्शंस होते हैं या 24 जाती है तो क्या क्या किरदार देख रहे हैं, क्या रोल प्ले कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और उसके डेफिनेटली फैन फॉलोअर्स तो मौजूद है, तो इलेक्शंस में क्या किरदार होगा उनका? अब ये अभी डिपेंड करता है कि इमरान खान उन इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेंगे या इमरान खान के ऊपर जो नाअहली की तलवार लटक गई है अभी ये फैसला बरकरार रहता है। अगर ये फैसला बरकरार रहता है
तो फिर तो किसी न किसी हद तक पीडीएम को फैसला पहुंच सकता है। अगर इमरान खान इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेते हैं तो फिर यकीनन एक अलग सूरत हाल होगी, लेकिन यह है कि अगर इंतखाबात के अंदर वहां पे बल्ले का निशान नजर आता है तो आप देखिएगा कि पीडीएम को कितना बड़ा सरप्राइज मिलता है, और इस सरप्राइज के डर की वजह से पूरी कोशिश की जाएगी कि अभी इंतखाबी अमल जो है इसको जितना डिले किया जा सकता है, जितना किया जा सकता है उस अमल को यकीनी बनाया जाए। लेकिन अगर इंतखाबात हुए, अंदर बल्ले का निशान शामिल हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अच्छा वोट बैंक हासिल कर सकती है। अच्छा रांझा साहब, मुझे बताइएगा कि ये आप देखिए तमाम टीम है कानूनदान होने की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ासूसी तौर पर इमरान खान को आप क्या मशवरा, स्ट्रेटजी क्या अपनाने को समझते हैं कि बेहतरी करनी चाहिए, जिससे जो उनके केसेस हैं उन पर उनको किस अंदाज में, किस मोड में लड़ा जाए, और ख़ास तौर पे इलेक्शन स्ट्रेटजी के हवाला से आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से उनको प्रेजेंट करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ जी कि जो कानूनी टीम इमरान खान साहब की है इस वक्त, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इट इज रियली स्पॉट, ये बहुत कमाल का काम कर रही है, बहुत कमाल का काम कर रही है। और जिस तरह सही एक्सपर्ट और मंझे हुए कानूनदान भी हैं सारे के सारे माशाल्लाह से, तो वो अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, और जो स्ट्रेटजी जिस तरह से वो आगे लेके बढ़ रहे हैं उनको इसी तरह से इस स्ट्रेटजी को पे कायम रहना चाहिए। और मतलब आने वाले दिनों में लगता है कि आपको खान साहब को रिलीफ मिलेगा? जी, ये जो फैसला है, अगर तो कानून के मुताबिक फैसला, अपील सुनी गई और कानून के मुताबिक उसके ऊपर फैसला किया गया, तो मैं 99.9% नहीं कह रहा हूँ, मैं 100% कह रहा हूँ कि ये फैसला जो है ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक लाइन में सिर्फ ये कंफर्म कर दीजिएगा, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो किरदार है वो कहाँ तक देखते हैं महदूद हो जाएगा? आने वाले सेटअप में देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, अब तक जितनी एफर्ट्स की जा रही हैं और अब तक की जा चुकी हैं, वो सारी की सारी एफर्ट्स ये हैं कि पीटीआई को किसी भी सूरत में इलेक्शन के अंदर शामिल ना किया जाए। और ये आज से 2 दिन पहले आप देखें, इलेक्शन कमीशन ने धमकी क्या दी कि अगर इमरान खान पेश नहीं हुए तो हम बल्ले का निशान पीटीआई से वापस ले लेंगे। ये बल्ले का निशान अगर इलेक्शन में रहता है तो ये जब भी इलेक्शन करवाएंगे ये समझते हैं कि बल्ला इनको मारेगा। तो इस वजह से ये बल्ले के निशान को किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन में पीटीआई किसी भी तरह से पीटीआई की जमात को एज अ जमात भी कल अदम करार दिया जाए और निशान भी खत्म कर दिया जाए, इलेक्शन में आने ही ना दिया जाए। लेकिन एक स्ट्रेटजी प्लानिंग जमीन पे है, और जो सुप्रीम कमांडर है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, वो ऊपर बैठे हुए हैं। तो देखें, चलिए जो हो मुल्क के लिए बेहतर हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बोथ ऑफ यू, आपका शुक्रिया हमारे मेहमान। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की राय जो है उनको भी देखें, और ख़ास तौर पे अवामी राय और अवामी सर्वा के बाद हमने देखा कि अवाम क्या चाहते हैं, अवाम क्या कह रहे हैं, उनकी उमंगें क्या हैं और उनके जज्बात किस तरह से मतलब जो है वो उनका इजहार कर रहे हैं। कोशिश की है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो रहा है या जो भी कुछ हो मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान की फलाह के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान आगे बढ़े। ये एक दूसरे के साथ अनाद क्लैशेस, मतलब एक गवर्नमेंट या एक सेटअप या एक पार्टी आती है तो दूसरे के साथ इंतकामी रवैयों का निशाना बनाती है, दूसरी पार्टी आती है तो पहली वालों के साथ ये काम, मतलब ये पर्सनल फाइटिंग या जो पॉलिटिक्स है इसको रोक दिया जाए। मुल्क स्टॉप हो चुका है, मतलब रुक चुका है मुल्क। आप देखें कि मुल्क की इकॉनमी का वो हाल हो चुका है कि यहाँ पिसा हुआ तबका जो है वो रो रहा है, मतलब वो बिल्कुल बेकस और बिल्कुल समझ लें कि एक बेकसी की तस्वीर बना हुआ है। तो कोशिश यही है कि हम अपनी तरफ से एक अपना इनपुट्स यही दे सकते हैं कि हम बताएं कि अवामी जज्बात क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, और जो बैठे हुए लोग, जो फैसला साज जहन हैं, जो मुल्क का करता धरता लोग हैं, उनको चाहिए कि डिसीजंस ऐसे करें जिसमें आवाम की भी फलाह हो, आवाम की जीत हो, पाकिस्तान की जीत हो। इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह दूसरे नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।